हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वरुण चौहान, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, ध्यान से समझना है। इसमें आने वाले जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके पूरी फिजिक्स में हेल्प करेंगे। डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट पूरी फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में इसके फॉर्मूलेज यूज होते रहेंगे। तो अपनी फिजिक्स स्ट्रांग करने के लिए आपको अभी से ध्यान देना है। ये मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और एक ही गो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सबसे पहले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1D भी बोला जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। बिना कॉज में जाए, बिना कारण में जाए अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब कॉज क्या होता है मोशन का? अभी तो हमने डिस्कस किया था कि नहीं बात करेंगे इसकी फिर भी मोशन का जो कॉज होता है दैट इज अ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं होगा। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग फोर्स के बारे में बातें नहीं करते। फोर्स के बारे में बात होती है एनएलएम से। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं वहां पर हम लोग फर्स्ट टाइम फोर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम मोशन को तो स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में बातें हो रही होंगी, बट उसके कॉज के बारे में बात नहीं हो रही होंगी। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पढ़ेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और आपके लिए स्पीड, वेलोसिटी, और बताइए, बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन। इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये है पैरामीटर्स जिससे हम लोग मोशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूनिफैमिली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ेंगे मोशन की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड देखेंगे। बहुत सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया या लास्ट तक आप लेक्चर के साथ कनेक्ट रहे तो आपका ये चैप्टर एक ही बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टी मीन्स स्ट्रेट, लीनियर मीन्स लाइन। तो रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक गाड़ी चल रही है स्ट्रेट लाइन पर, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन सिग्निफाई करता है दैट इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। ये जो 2 एरो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कोई ना कोई एक ओरिजिन जरूर होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे। जैसे कि मेरे लिए ये कैमरा है, तो ये कैमरा कुछ 1 मीटर दूर है लेट से, तो क्या इसकी पोजीशन 1 मीटर होगी हर एक के लिए, या हर एक के लिए अलग अलग होगी? हर एक के लिए अलग अलग होगी। जब मैं इस कैमरे की पोजीशन 1 मीटर बता रहा हूं तो मैं अपने आप को ओरिजिन मानते हुए इस कैमरे की पोजीशन 1 मीटर बता रहा हूं। हो सकता है कोई आदमी बाहर हो, उसके लिए इसकी पोजीशन 10 मीटर हो, किसी के लिए 15 मीटर, किसी के लिए 20 मीटर, 1 किलोमीटर। तो हर एक के लिए पोजीशन अलग अलग होती है। तो ओरिजिन डिफाइन करेंगे। ओरिजिन हमारे लिए ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। उसके रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जो होगी दैट इज अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ। अब यहां पे वर्ड आया एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का क्या मतलब होगा? ऐसा समझो, एक पार्टिकल था, वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया,
ठीक है। अब उसके पास जाने के लिए इन्फाइनाइट पॉसिबल वेज थे, वो ऐसे भी जा सकता था, वो ऐसे भी जा सकता था, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं जहाँ से वो ए और बी से गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो ए से बी इस रास्ते पे गया है तो उसने जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की होगी दैट इज अ डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब आप बताइए, अगर मैं बोलूं कि ये ग्रीन वाली पाथ लेंथ आपको ज़्यादा लग रही है या ये ब्लू वाली पाथ लेंथ ज़्यादा लग रही है, क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीन और ब्लू? ब्लू। सो दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब ए से बी जाने के कितने रास्ते पॉसिबल हैं? इन्फिनिट रास्ते पॉसिबल है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, हम कैसे भी ए से बी पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग रास्ते पे जाने पे हमारा डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब डिस्टेंस के लिए बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चे हमारे पास? एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम अ इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए से बी पे आप कैसे भी गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पाथ के थ्रू आप जाओ, इन्फाइनाइट रास्ते हैं ए से बी पे जाने के। बट आप कैसे भी जाइए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से बी के बीच का, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एक आदमी कितने भी रास्ते ले ले, बट हर एक के लिए डिस्प्लेसमेंट यही होगा, क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन ये दोनों ही सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो आप किसी भी रास्ते पे जाओ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां पर आप देखो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस की बात की जाए, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ। ऑब्वियस है, अगर ए से बी गए, देखिए ध्यान से, ए से बी गए तो इनफाइनाइट रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो इनफाइनाइट रास्ते हैं ए से बी तक जाने में, ठीक है। और हर पाथ के लिए डिस्टेंस अलग होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल फिक्स, डिस्प्लेसमेंट फिक्स। तुम कैसे भी गए हो, पार्टिकल कैसे भी चला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी इट ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यूअसली तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ ही रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक पार्टिकल ए से चल के और वापस ए पर आ गया, ए से चल के वापस ए पर ही आ गया, तो क्या होगा इसका? देखिए, जब वो ए से चला तो इसका पाथ लेंथ बढ़ा, पाथ लेंथ बढ़ा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली मूविंग है तो पाथ लेंथ उसका बढ़ता चला जाएगा, तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ए से दूर जा रहा था तो डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर पास आ रहा था डिस्टेंस कम होने लग जाएगा, नहीं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, पास जाना दूर जाना उसके लिए कोई मतलब नहीं है। वो चल रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर पार्टिकल ए से पहले बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया
तो आप देखो ए से जब दूर जा रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, और जब वो वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा, और जब ए पॉइंट पर ही पहुंच जाएगा वो, तो जो इनिशियल है वही अगर फाइनल पॉइंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है? तो फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए देखो जब ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था ए से बी जाने पर, और वापस जब बी से ए गया तो डिस्प्लेसमेंट उसका डिक्रीज होने वाला था, ठीक है। और जब इनिशियल पॉइंट ए पर ही पहुंच जाएगा, अगर यही इनिशियल पॉइंट है मेरा और यही फाइनल पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा सॉरी, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। ए से बी जाने पर भी डिस्टेंस बढ़ रहा था और बी से ए जाने पर भी डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये ऐसे भी चल रहा है, वो ऐसे भी चल रहा है, जितना चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस उसका बढ़ेगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी इट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेवर बी नेगेटिव और 0, नेगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्शन ही नहीं होती उसकी, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस 0 भी नहीं होगा, चाहे वो सेम पॉइंट पे घूम के भी आ जाए। बट फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कैसे, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करते चल रहा है, ठीक है, और नेगेटिव कैसे, उसने डायरेक्शन पलट ली, ठीक है, और नेट डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। देखो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, अगर हमने नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन करी हुई है और उस डायरेक्शन में पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने बताया अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में नेट है, नेगेटिव अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो 0 भी हो जाएगा। तो इसके लिए तीनों पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ हो गया 4th पॉइंट हमारा। 5th पॉइंट पे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है तो इसका मतलब एक ही निकल सकता है कि बॉडी चली ही नहीं। क्या हो सकता है, बॉडी चली ही नहीं, पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी चल देगा, चाहे वापस भी लौट के आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो एड अप ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है दैट मीन्स बॉडी चली ही नहीं है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन बॉडी आइदर इज एट रेस्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऐसा हो सकता है कि वो चली ना हो या फिर वो जहां से चली थी वापस लौट के वहीं पर आ गई है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 होने की कंडीशन बन जाती है। बट डिस्टेंस 0 डेफिनेटली वी कैन से दैट पार्टिकल रेस्ट पर ही रहा है ऑलवेज। 6th पॉइंट पढ़ते हैं। देयर आर इन्फानाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, ए और बी पॉइंट है, ये ए से बी पे जाने के इन्फानाइट रास्ते हैं, तो इन्फानाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, हर रास्ते का एक अपना डिस्टेंस है। बट अगर ए से बी ही जाना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जैसे ही मैंने फिक्स करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस रास्ते पे गए हैं, आप किस पाथ के थ्रू मूव करे हैं, आप ऐसे गए हैं, आप ऐसे गए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज यही होना है। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, इसलिए अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका डिस्टेंस तो ऑलवेज ही एड अप हो रहा होगा। उसने एक कदम भी आगे रखा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक कदम से बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी जितना उसने आगे चला। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ गए, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ट्राई करिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ ओ ए, आप इस चीज़ को स्टडी करने के देखिए, समझिए, ओ ए बी ओ सी, कैसे गया है पार्टिकल, ओ से चला है, ए पर गया है सीधे,
और फिर पीछे की तरफ मुड़ के वापस बी पर आया है और बी से फिर ओ पर गया है और फिर सी पर गया है। इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं, ओ ए बी ओ सी। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ ओ ए बी ओ सी, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ गिवन इंटरवल। जब वो ओ से ए गया तो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए। ओ से ए, दिस इज द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड। ठीक, तो आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख भी पाएंगे इसको। अब आप देखो ये बात कर रहा है ओ से बी। ओ से बी कैसे गया है? ओ से बी वाया ए गया है वो, तो उसके बारे में बात चल रही है। ओ से बी गया है, दैट मीन्स वो पहले ओ से ए गया है फिर बी पे आया है, तो ये होगा ओ से बी का। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कितनी हो गई, वो आगे की तरफ गया है 5 और पीछे की तरफ आया है 3, तो ये हो गया ओ से बी, दैट इज 8 मीटर्स। बट डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट दिस इज द इनिशियल पॉइंट ओ एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बी, तो ओ से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 2 मीटर। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कर दीजिए फटाफट। ओ से वापस ओ आने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? ओ से ओ आने का मतलब है ये ओ था और वापस यहाँ से यहाँ आ गया ये, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 जाना 5 आना, दैट इज 10 मीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 0। वाई? बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमने सेम कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओ से सी की बारे में बात की जाए तो ये था ओ और सी मतलब ऐसे गया है ऐसे आया है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला है वो। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाऊँ डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो डिस्टेंस देखो 5 गया, 5 वापस आया और पीछे की तरफ 4 और गया है, 4 मीटर दे रखा है, तो 5 आगे जाना 5 वापस आना प्लस 4 दैट इज 14 मीटर्स। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट वापस भी लौट के आने लग जाए तो भी उसका डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगा, जो हमने पीछे वाले पॉइंट्स में पढ़ा था, ये आप देख रहे हो 5, 8, 10, 14 ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अगेन इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक? एनी दर्द गिलाज एंड शिकवास? कोई परेशानी नहीं? सिंपल। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट द पॉइंट बी अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ए सी बी, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं इसकी। क्लियर है? ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ से चला है पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ पे चला है, ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है आर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? तो आपको पता है पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ निकालनी है तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। This is the distance traveled by the particle. But A से B जाने पे उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है? तो A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, ये R चला, फिर R डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा इसका 2R। क्लियर है? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? It is defined as the rate of change of distance with respect to time. स्पीड हम लोग बोलते हैं बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहीं पर अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी, और डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज द स्पीड। अब अगेन हम बात करें, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गई।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। यूनिट दोनों की आप देखो सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी भी होगी। बट अगर हम बात करें कि नेगेटिव, तो स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस अगर जीरो है तो स्पीड जीरो है, डिस्टेंस अगर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट वेलोसिटी के केस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड आइदर जीरो, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे इसके। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, द टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। आप देखिए एवरेज स्पीड क्या रहेगी बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि आप समझो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने समझा था, ठीक है, ये हमने समझी थी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। तो अगर इसको मैंने टाइम से डिवाइड करा दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यही बात इन्होंने यहां पर लिखी थी, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, सिंपल है। इसी का अपोजिट यहां पर लिख दिया इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से कम हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, सिंपल है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप ये क्वेश्चंस बहुत फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करना सीखते हैं। तो एवरेज स्पीड जब भी आपसे निकलवाई जाएगी तो आप ट्राई करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकाल दें और टोटल टाइम निकाल दें, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दें, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन मूव्स हाफ टाइम ऑफ हिज मोशन with speed v1 and remaining half time with speed v2, then find out its average speed। समझिए, ट्राई कीजिए एक बार। डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम, अब देखो यहां पे उसने क्या बोला, फर्स्ट हाफ टाइम और रिमेनिंग हाफ टाइम, मतलब वो जितना भी टाइम चला है उसको उसने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेट से टोटल टाइम इसका t है, लेट से टोटल टाइम t है, तो इसका t/2 तो वो चला है साहब v1 से, बहुत ही बढ़िया, a से b चला गया, और b से c वो चला है लेट से v2 स्पीड से, और दोनों में ही टाइम लगा है t/2 t/2, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा ये हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, क्योंकि वो v1 से चला है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d2 हो जाएगा, ठीक है। तो d1 को कैसे लिख सकते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट स्पीड कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक स्पीड v1 है, कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और बी से सी तक भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है v2, तो d2 आ जाएगा मेरे पास v2 इंटू t/2। क्या बोलते हो, कोई भी दर्द गिला शिकवा? तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा d1 प्लस d2। तो देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम कितना है, कैपिटल T
अब d1 की वैल्यू v1t/2 v2t/2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अपॉन टोटल टाइम t। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऊपर से t कॉमन लेके कट जाएगा नीचे से, तो हमारे पास आंसर आ गया v1 प्लस v2/2। बट इसकी डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास। डायरेक्ट ट्रिक क्या है? आप क्वेश्चन में हमेशा पहचानो, जब भी बोला जाए आपसे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्वेश्चन देखो दो ही तरीके के आ सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा दो ही तरीके की बातें हो सकती हैं। या तो उसने टोटल टाइम को डिवाइड किया होगा इक्वल इंटरवल्स में। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है किस चीज का एग्जाम्पल है? इसने टोटल टाइम को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो या तो ये वाला केस आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, या फिर केस आ सकता है कि टोटल डिस्टेंस को हम आधा आधा डिवाइड कर दें। तो देखो, फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर उसने टाइम को डिवाइड किया है तो आप बस, अगर मान लो n ड्यूरेशन में बांट दिया टाइम को उसने, तो आप सारी स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाय n कर दीजिए। जैसे कि मान लो उसने बोला कि एक पार्टिकल है जो चला और उसने t/4 तक चला वो v1 स्पीड से, t/4 तक, अगले t/4 तक चला वो v2 से, फिर चला v3 से, फिर चला v4 से। तो ये t/4 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 वाला टाइम है। तो एवरेज स्पीड देखो, v एवरेज हो जाएगी हमारे पास डायरेक्टली v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इन्हीं दो बातों से आने वाला है। क्या? सबसे पहली बात तो हमने यहां पे कवर कर ली, दूसरी वाली अभी देखेंगे। पहली बात आप क्लियर कर लो, क्या है कि अगर हमने टोटल इंटरवल, टोटल टाइम को अगर इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया है, टोटल टाइम हमारे पास मान लो कोई कह दे कि 10 सेकंड चला एक पार्टिकल, 10 सेकंड में वो दो 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 सेकंड के इंटरवल बांट दो। 2 सेकंड के लिए चला इस स्पीड से, 2 सेकंड चला इस स्पीड से, 2 सेकंड चला इस स्पीड। तो जितने इंटरवल डिवाइड करोगे आप, जैसे 10 में 2 का इंटरवल डिवाइड करेंगे तो 5 इंटरवल बन जाएंगे। तो सारी स्पीड ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, ठीक है। तो दैट विल गिव्स यू द एवरेज स्पीड। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहां तक, इस बात को याद कर लोगे। अप्लाई करके देखो, चलो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, फटाफट धुआं बिखेर देंगे, ठीक है। A particle moves for 20 seconds such that for the first 10 seconds it moves with 200 meter per second and for next 10 seconds it moves with 100 meter per second. Find average speed. ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड, जिसने उसको डिवाइड कर दिया 10 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स में, इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है। तो डायरेक्टली हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, v1 प्लस v2 बाई, दो ही वेलोसिटी है, दो इंटरवल में डिवाइड किया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास है 200 प्लस 100 अपॉन 2, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक? एनी इश्यूज? नो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए, पर्सन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स, देन विद 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स एंड विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट्स। फाइंड एवरेज स्पीड। अब अगेन बच्चा अगर इसको थोड़ा लेंदी तरीके से करे तो टोटल डिस्टेंस निकालेगा पहले। टोटल टाइम हमें दे रखा है 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज 60 मिनट्स विच इज अगेन 1 आवर, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन कर सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, हमें एग्जाम में सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, बिल्कुल है। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 कर देंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल कितने बनाए हैं? इक्वल इंटरवल 3 बनाए हैं। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 n तक सारे वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय n करना होता है। तो 3 है हमारे पास, तो 3 से तीनों ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं ना, ठीक है।
तो 55 प्लस 60 प्लस 50/3, दिस विल गिव्स द आंसर। सिंपल ट्रिक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ अ डिस्टेंस। जो दूसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कि जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे सारे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, सब क्लास में से ही आएगा एग्जाम में। अगर उसने टाइम को इक्वली इंटरवल में डिवाइड ना करके डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है, जैसे कि मान लो उसने बोला कि 100 किलोमीटर्स हम लोग गए, बट 100 किलोमीटर्स में हम लोग पहले 50 किलोमीटर गए इस स्पीड से और अगले 50 किलोमीटर गए इस स्पीड से, तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे करने देख लीजिए। अगर उसने n इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में डिवाइड किया है तो आप लोग सबसे पहले जितने इंटरवल हैं ऊपर n रखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 ऐसे n तक आप ऐड करते चले जाएंगे। कैसे देखना है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये A person covers 100 meter distance such that first 50 meters he move with speed 20 meter per second and remaining 50 meters with speed 40 meter per second. Find average speed. ट्राई कीजिए फटाफट से, फटाफट खटाखट तेजी में ट्राई करना है जीवन में, यही जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। हाँ बच्चे, तो अब एक बच्चा इसको अगर लेंदी तरीके से करेगा, डेफिनेशन लगाएगा, टोटल डिस्टेंस उसके पास है, कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें दे रखा है 100 मीटर, तो टाइम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 50 मीटर चल रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे निकालो, फिर दोबारा दूसरा टाइम निकालो, फिर ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो टोटल टाइम आ जाएगा, फिर टोटल डिस्टेंस है डिवाइड करा दो, आंसर आ जाएगा। बट हम लोग थोड़ा सा इससे स्मार्ट प्ले करेंगे और ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कितने इंटरवल में डिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ पे देखिएगा इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस को ब्रेक किया जा रहा है, तो कितने में ब्रेक किया गया है, 100 मीटर डिस्टेंस था, 50-50 के दो बनाए हैं, 50-50 के दो ही बनेंगे, ठीक है। तो वी एवरेज देखो क्या हो जाएगा 2, n/1/v1 प्लस 1/v2 करना है, तो n की वैल्यू 2 है, तो 1/v1 दैट इज 20 और 1/v2 दैट इज 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर, सीधे आंसर। तो इसको देख लेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 40/3 क्या आ जाएगा 80/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बच्चे हमें देखने को मिल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा जब भी हमें बात की जाएगी कि इंटरवल n इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर तोड़ा गया है तो v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर टाइम में बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं हम लोग, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, दैट इज सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। ये तभी लगाना है, ऐसा नहीं हमेशा बच्चा ऐसा कर दे कि 5 चीज़ें दे रखी हैं तो पाँचों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो एवरेज आ जाता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा केस तभी ट्रू होगा जब इक्वल इंटरवल में तोड़ रखा होगा पाँचों स्पीड को, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तोड़ रखा होगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में ब्रेक कर रखा होगा उनने v1 v2 v3 को, तो आपको नंबर ऑफ, सबसे पहले आपको क्या रखना है वहाँ पे, कितने इंटरवल में डिस्टेंस को ब्रेक किया गया है, n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ऐसे 1/vn तक आपको सारी वेलोसिटीज रखनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, when speed of an object is constantly changing then the measured value of the speed at a particular instant, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड विद अ डायरेक्शन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप ये समझो
इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा बराबर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन और आ जाएगी, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते कैसे हैं हम लोग, दोनों का समझ रहे हो मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर हम सिंगल डायरेक्शन मान लो x में चल रहा है पार्टिकल, तो dx/dt किस रेट से x चेंज हो रहा है। x की वैल्यू थी 10, फिर x की वैल्यू हुई 15, फिर हुई 20, फिर हुई 100, तो किस रेट से x चेंज हो रहा है, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, dx/dt। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 4t²। फाइंड आउट द स्पीड एट 10 सेकेंड। जब उसने बोल दिया स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट 10 सेकेंड, फिक्स टाइम पर बोल दिया 10 सेकेंड, बताओ साहब कितनी उसकी स्पीड है। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलवाने के लिए कह रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगी बच्चे, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी ऐसे, v इज इक्वल्स टू ds/dt। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो इसने x से ना x से ना करके शो s से किया हुआ है, तो हमने ds/dt लिख दिया। ठीक है, ओके। अब 4t² को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये सबको आना चाहिए, सिंपल है। 4 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन करना है। t² में पावर सामने आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 4 2 पावर थी 2 बाहर आ गई और पावर में से 1 कम हो जाएगा, दैट इज 8t। सिंपल सिंपल सिंपल। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसने बोल दिया है 10 सेकेंड पे चाहिए, तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो स्पीड एट t इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकेंड। बट सेकेंड पार्ट देखिए, इसने बोला स्पीड फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। अगर इंटरवल दे रखा है 0 से 10 सेकंड तक, बताओ उसकी स्पीड क्या रही होगी। दैट मीन्स वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। जब कंटिन्यूसली स्पीड चेंज हो रही है फिर भी तुमने इंटरवल दे रखा है, दैट मीन्स तुम एवरेज की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे चाहो तो आप एवरेज लिख भी सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, एवरेज स्पीड निकलवा रहा है वो सेकेंड पार्ट में। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अरे डिस्टेंस उसने दे रखा है ना, s इक्वल्स टू 4t²। तो 10 सेकेंड पे वो कहाँ पे होगा, t की वैल्यू पुट कर दो, तो s कितना आ जाएगा। आप जैसे ही t की वैल्यू पुट करेंगे तो s आ जाएगा 4 × 10 का स्क्वायर, दैट इज 400। और t इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा, s 0। तो इनिशियली वो 0 पर था s, और फिर 400 पे चला गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 400। ठीक है, अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। 40 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया मैंने और टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, जो कि 10 सेकेंड था टाइम। किसी को कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक, कोई भी दर्द, सर में दर्द, किसी के हेडेक हो गया हो ये सब देख के, सिंपल है ये। तो आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी अभी बात हमने करी थी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेट डिस्प्लेसमेंट की तरफ होगी। क्लियर है, जैसे पार्टिकल अगर ए से बी गया है, चाहे वो कैसे भी गया हो, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस लेट से, और टाइम इसको लगा लेट से टी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो चेंज होती है उसका रीजन होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का कारण है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकती। यहां पर आप देख सकते हो, इफ acceleration is 0, this implies that change in velocity is 0. This implies that change in velocity अगर 0 हो गई तो क्या मतलब समझेंगे, constant velocity। अगर acceleration 0 होता है तो velocity चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है बच्चे, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म विद इन सेम टाइम इंटरवल इट इज डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप समझो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इफ अ पार्टिकल्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड में। स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं हम लोग, और अगले 5 सेकंड में भी वो सेम चेंज आता है, दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही बात होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया अगर सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में, तो हम बात कर सकते हैं सेम टाइम में सेम चेंज है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। But if the rate of change of velocity within the same time interval is non-uniform, then acceleration is non-uniform. That means variable. Non-uniform मतलब change हो रहा है, constant नहीं है, that is variable है, ठीक है। चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास, जो अभी हमने समझा। एवरेज का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। Acceleration is a vector quantity. Sorry. और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की जाए, मतलब एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है, तो वो हमारे पास होता है dv/dt। क्या होता है, dv/dt। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। हाँ, लिख लिया। तो हमने लिखा था v को dx/dt और a होता है हमारे पास dv/dt। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, देखो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन है dv/dt, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। मतलब जब भी आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाए तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। और वेलोसिटी है हमारे पास dx/dt, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको दे रखी है और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास x का फंक्शन दे रखा है और मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं मैं। पहले x को डिफरेंशिएट करूंगा एक बार तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव है x का। ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई भी दर्द गिला शिकवा यहां तक नहीं, ठीक है। तो ये दिखाने का तरीका मतलब क्या है, ये है डबल डेरिवेटिव, ये जो स्क्वायर लगा रखे हैं यहाँ पर, दैट इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक और पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक्सेलरेशन को dv/dt लिख रहे हैं, अगर मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करा दूं तो आप ये समझिए
dx से मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करा दिया, और dx को अगर इस dt के साथ क्लब कराया तो ये dx/dt अगेन क्या दे देगा मेरे को, वेलोसिटी दे देगा या नहीं दे देगा। तो इस dx/dt को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी dv/dx। तो एक्सेलरेशन को हम लोग 3 तरीके से यूज़ कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, जो हमने इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन दी है। डबल डेरिवेटिव हो गया ये x का, अगर x का कोई फंक्शन दे दिया जाए तो 2 बार डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन उसको निकाल सकते हो। बट अगर आपको वेलोसिटी का दे दिया जाए x के साथ फंक्शन, टाइम के साथ इन्वॉल्वमेंट ना देके, एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी, टाइम के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे कि सॉरी, आपको समझो हमारे पास वेलोसिटी है x² दे रखी है और कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन है ये, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा होता एक्सेलरेशन तो आप dv/dt कर देते। ये x² है, अगर इसकी जगह पे t² होता तो एक्सेलरेशन आ जाता 2t। अगर ये x² ना हो कि वेलोसिटी होती t² तो एक्सेलरेशन आ जाता डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में 2t। बट यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर है x। तो x के साथ किस तरीके से हम लोग डील करें, तो इसके लिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कि बच्चे जब भी आपको x दे रखा हो तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करिए v dv/dx। दैट इज वेलोसिटी को आप एज इट इज रखो, वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज 2x। तो एक्सेलरेशन आ गया 2x³। दिस इज एक्सेलरेशन। और आपसे पूछा गया है एट x इक्वल्स टू 2, तो जाएगा 2 × 2 का क्यूब, दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज 32। तो इस तरीके से आपको सॉरी 16, 32 नहीं सॉरी 16, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में, तो भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे नीट में। नीट में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलस में इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आधे घंटे में हो रहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। चीज़ें ऐसे करनी है जो सिंपली आपके पास हो जाए, बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, ठीक है। बात को आप मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे आप। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। पोजीशन दे रखी है, मतलब x t के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है ये आपको पता है, और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स में। कीजिए, अपने आप कीजिए आप लोग। हुआ क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ क्या। x इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t² माइनस 2t प्लस 3 स्वाहा। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ x। अगर मैं x को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी। तो ये आ जाएगी, एक बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। देखिए ये 3 है, ये t³ लिखा हुआ है, तो पावर सामने आ जाएगी, पावर में से एक कम हो, 3 तो बाहर निकल गया, अब पावर सामने आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, प्लस 7 बाहर रहेगा, पावर सामने आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, माइनस 2, पावर सामने आ गई 1 और पावर में से एक कम कर दिया, तो वो t की पावर 0 चला जाएगा, जो कि अगेन 1 ही रहेगा, प्लस 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई दैट इज 9t² प्लस 14t माइनस 2, दिस इज वेलोसिटी। और हमसे क्या पूछा जा रहा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस बार, 9 है
2 और सामने आ जाएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t बचेगा, तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 18t प्लस 14, t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन 18t प्लस 14। अब t की वैल्यू 1 दे रखी है उसने, t की वैल्यू 1 पुट कर दी इसमें, तो 18 प्लस 14 दैट इज 32। समझ में आया कि नहीं आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? कोई भी डाउट है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है, t इक्वल्स टू 1 पर हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, ट्राई कीजिए। हाँ बच्चे करें। x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। ध्यान से देखिए, निकलवाई क्या है? वेलोसिटी। बट कब? जब एक्सेलरेशन 0 होता है। उसने टाइम डायरेक्टली, जैसे पिछले क्वेश्चन में टाइम दे रखा था कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बताइए, x इक्वल्स टू 2 मीटर, मतलब कुछ ना कुछ आपको दे रखा था इंस्टेंट जिस पर बात कर रहे थे। अब उसने इंस्टेंटली डायरेक्ट ना देके, मतलब इंस्टेंट की बात डायरेक्ट ना करके उसने एक दूसरी बात बता दी आपको। उसने कहा कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ओके बहुत बढ़िया, ओहो हो, आहा कर देंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा जहाँ पे वो 0 हो रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करा 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 0, एक्सेलरेशन निकाल लिया 6t माइनस 6। अब एक्सेलरेशन कहाँ पे 0 होगा ये निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन को 0 पुट किया तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी निकालनी है आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। कितनी आ जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है। तो t की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पर, तो आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे चलें। चलिए अब हम समझते हैं सम स्पेशल पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बच्चे, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे गए एग्जाम में, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स बीच बीच में पढ़ते रहने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। इसके बारे में बात मैं कर चुका हूँ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन ही 0 होगा दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ही होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी 0। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो है वो रहेगी। अगर 0 है तो 0 रहेगी, 50 है तो 50 रहेगी, 100 है तो 100 रहेगी, जो है कांस्टेंट रहेगी। इफ द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वही उसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होगी, मैग्नीट्यूड सबका सेम ही रहेगा, और वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है? अगर पार्टिकल 10 से चल रहा है ऑलवेज, 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहा स्ट्रेट लाइन में, तो वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगी मैग्नीट्यूड वाइज, और स्पीड भी सेम रहेगी उसकी, जो भी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। इफ अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड होके भी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो इसमें से कम एक चीज़ को चेंज कर दीजिए आप, या तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, या आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या दोनों चेंज कर दीजिए, ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दो फैक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी।
तो ये कह रहा है पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, फिक्स है, बट वेरिएबल वेलोसिटी है। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे जाके पढ़ोगे आप, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म, जिसमें पार्टिकल को अगर मैं मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहा हूँ हमेशा, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के बारे में कई बार बच्चे सोचते हैं इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिटार्डेशन, तो स्टेटमेंट बताइएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अ रिटार्डेशन। दिस इज ट्रू और फॉल्स? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अ रिटार्डेशन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं, वो आपके मानने के ऊपर है, आपने किधर पॉजिटिव मान रखी है उसके अपोजिट नेगेटिव होगा। आप इधर पॉजिटिव बोलना चाहते हो तो इसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव बोलना चाहते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हमारे मानने के ऊपर है, ऐसे थोड़ी नहीं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन को समझिए, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा दैट इज अ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग मोशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है? जब बॉडी स्लो डाउन हो रही हो। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपके इसलिए दो केसेस बनाए हैं, केस 1 केस 2। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन अ स्पीड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ v एंड a। आप यहाँ पर देखिए, इफ v एंड a आर इन द सेम डायरेक्शन दैट स्पीड इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो स्पीड के डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसे ही वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, ये भी स्पीड अप हो रहा होगा, इसको मैं बोलूंगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिसाइड नहीं करना है, आपको देखना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा। क्लियर है? और इफ v एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड डिक्रीजेस, स्लो डाउन हो रहा होगा। ये स्लो डाउन कब होगा? जब भी अपोजिट एक्सेलरेशन, आप देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी ये स्लो डाउन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। जब भी अपोजिट होंगे तो स्लो डाउन होंगे ही होंगे। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक समझ में आ रही है ना आपको बात बच्चे? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, काम हो जाएगा। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, स्पीड अप, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे उसको। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्लो डाउन हो रहा होगा, उसको रिटार्डिंग मोशन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसमें से एक है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये उनकी वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Because these equations are valid only and only when acceleration is constant. You cannot use this equation जब acceleration variable हो। वेरिएबल एक्सेलरेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्या बोलते हो? समझ में आई बात? ठीक है, ओके। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फॉर्म। तो आप देख सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस टी में v वेक्टर प्लस u वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ऐसे ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म में जस्ट आपको लिख के दे दी, ऑप्शंस में कभी इस तरीके से आ जाए तो। ठीक है, वरना आप इस तरीके से ही हमेशा क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे। ये तीनों आपको हमेशा याद होनी चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई आपको उठा के पूछ ले कि हे पार्थ बताओ व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशंस,
3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो आप तुरंत बताएंगे आपको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, प्राण पखेरु ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इन्हीं इक्वेशंस पे। आपको इन इक्वेशंस पे सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट, t है टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल का टाइम। t बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप t के बारे में भी थोड़ी सी बात समझ लो। t ऐसा नहीं टाइम, कोई सा भी एक टाइम की वैल्यू रखनी है, नहीं, इनिशियल और फाइनल का टाइम ड्यूरेशन। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होते हैं? जो भी हमने डिफाइन किए हुए हैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट हम डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो ये हमारा इनिशियल ये फाइनल है, तो जो भी इसके बीच में समय लगा दैट इज टी। ठीक है ना, पक्का? क्वेश्चन करिए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। हमें फास्ट ट्राई करना पड़ेगा बच्चे, हम लोग समय देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्लास के टाइम पे आपको फास्ट ट्राई करना पड़ेगा। डायग्राम बनाने का एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लिया करो, तो उससे क्या होता है ना, सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, पार्टिकल हैव अ इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सेलरेशन इतना, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। तो इसका कुछ डायग्राम बना लो। लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेगी तो सेम डायरेक्शन मान लेंगे आप। दिस इज t इक्वल्स टू 0 लेट्स से, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। दिस इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी v क्या होगी और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट s क्या हुआ होगा, ये आपको निकालना है। तो आप काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, क्या समझिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, देन मार्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपके लिए लिख देता हूं बच्चे, स्टेप्स टू सॉल्व 1D प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई सा भी प्रॉब्लम आप दुनिया का कोई सा भी प्रॉब्लम आप 1D का इन स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मार्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट on a line. Third, choose one direction along the line as positive. Fourth, choose any one direction along the line as positive. Fourth, write given data with proper sign. Fifth, now apply v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, और v square is equals to u square plus 2as, but a should be constant. A should be constant. Any दर्द ग्लास एंड शिकवास? सिंपल है, इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ लगाने वाले हैं। फटाफट से देख लो, एक बार देख लो देख लो देख लो देख लो। हो गया हो गया हो गया। ओके, तो लेट से इसके अंदर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, तो आप देखोगे गिवन डेटा क्या है, u हो जाएगा +2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और टाइम का कोई साइन नहीं होता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव है 2 सेकेंड्स। अब मेरे से क्या पूछा जा रहा है v, तो v की इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो, तो v कितना आ जाएगा, आप देखो u की वैल्यू है 2, एक्सेलरेशन है 5 इंटू टाइम भी 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर तो हमारे पास आ भी गया, v इक्वल्स टू u प्लस at लगा के। दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत फास्ट इसको कर लिया होगा, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा ना, तो आप स्टेप्स ध्यान रखोगे ना, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। u की वैल्यू 2 टाइम 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 10, दैट इज 14 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स। nth सेकेंड का क्या मतलब है, जैसे कोई बोले आपसे 4th सेकेंड, चौथा सेकेंड, क्या मतलब होगा इस बात का? फोर्थ सेकेंड, थर्ड सेकेंड का क्या मतलब है, या फर्स्ट सेकेंड का क्या मतलब है? तो आप देखो, अगर कोई बोले आपसे फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, दैट इज फर्स्ट सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब होगा t इक्वल्स टू 2 से लेके t इक्वल्स टू 3 का जो टाइम होगा। आप देखो, थर्ड सेकंड मीन्स time between t equals to 2 and t equals to 3, that is a third second। तो ऐसे ही nth सेकंड का क्या मतलब होगा, nth सेकंड का मतलब होगा टाइम बिटवीन t equals to n minus 1 and t equals to n seconds। n माइनस 1 से n के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। लेट से पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और t इक्वल्स टू n पर यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब nth जो आखिरी का एक सेकेंड है उसमें कितना चला, तो ये जो होगा पूरा, इसको मैं बोलता हूँ Sn। Sn मीन्स टोटल n सेकेंड में जो चला वो, और n माइनस 1 पे कहीं यहाँ पर होगा, लेट से, सो दिस इज Sn माइनस 1, टोटल n माइनस 1, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो n की वैल्यू है 8, ठीक है, तो टोटल 8 सेकंड में कितना चला, वो है ये। 7 सेकंड में कितना चला, ये वो है ये। तो 7 सेकंड में ये रहा, 8 सेकंड में ये रहा, तो 8th सेकंड में जो चला होगा वो होगा ये। 8वां सेकंड जो होगा वो होगा 7 से लेके 8 तक का टाइम। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप चीज़ों को समझ लेंगे। तो दिस इज योर nth, Snth, तो Snth हो जाएगा बच्चे Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, टोटल Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी इसका फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t की वैल्यू एक बार n डालेंगे, एक बार n माइनस 1 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, दिस इज Snth। ये आपको याद रखना है, Snth मीन्स u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। वही मतलब है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और n है वो nth सेकंड जिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। समझ रहे हो ना बच्चे आप लोग? कहीं पर भी कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, लिख लिया ये, ठीक। जैसे कि देखो क्वेश्चन 1 से इसमें पूछा जा रहा है, पार्टिकल हैव अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट S7 का क्या मतलब होगा, टोटल 7 सेकंड्स में वो कितना चला, और सेकंड पार्ट में निकालना है आपको S7 मतलब 7th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। निकालिए निकालिए।
S7 निकालना है हमें, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल 7 सेकेंड्स में कितना चला, दैट इज S7। अब देखो, अब स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में मानेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं दे रखा। तो u हो जाएगा +10 अगर इस तरफ पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो, और टाइम हमें 7 सेकेंड दे रखा है, तो 10 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 70 प्लस 49, दैट इज 119। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चेक करिए, दूसरा पार्ट निकालिए। a/2 इंटू 2n-1, इसे सॉल्व करेंगे। तो u है हमारे पास 10 प्लस a है 2 इंटू 7-1, कितना आ जाएगा बच्चे, 10 प्लस 1 इंटू 14-1, दैट इज 13, 23। मतलब 7वें सेकंड में कितना चला, दैट इज S7, और टोटल 7 सेकंड्स में कितना चला, दैट इज S7। तो ये S7 में और S7 में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कितनी देर में ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो आप देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस जब भी हमें निकालना होगा तो हमें एक चीज़ पता रहती है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, स्टॉप होना है इसको। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी 0 है इसकी, सिंपल। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस s कितना हो जाएगा। देखो, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, v² = u² प्लस 2as को यूज़ करेंगे। बट साइन कन्वेंशन आप ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास इधर पॉजिटिव मैंने एज्यूम किया और u इधर है, तो एक्सेलरेशन को इधर होना पड़ेगा। तो आप देखो, u तो मेरा पॉजिटिव रहेगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूँ v² = u² प्लस 2 माइनस a इंटू एस, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, तो u² माइनस 2as, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई u²/2a। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही ज़्यादातर जगह पे होगा, नहीं तो फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, कभी इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है 2 हो, कभी हो सकता है 8 हो, कभी हो सकता है 10 हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने डबल कर दी तो रुकने के लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, सेम एक्सेलरेशन पे जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर के साथ चेंज होगा। मतलब अगर ट्वाइस करोगे आप u को तो 4 टाइम्स हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि s इज प्रोपोर्शनल टू द u²। If u becomes n times, then s becomes n² times। समझ आएला? आया क्या? सिंपल है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अ ट्रक इज मूविंग विद 36 km/h। एक ट्रक चल रहा है, उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दे रखी है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स आफ्टर 2 मीटर। इफ द सेम ट्रक मूव्स विद स्पीड 72 km/h, then find its stopping distance। किया क्या? देखो, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो इसका। चलो पहले हम पूरे लॉन्ग तरीके से देख लेते हैं। ओके, स्पीड आपको ये दे रखी है 2 मीटर, देखो km/h में और इधर मीटर में चल रहा है। आप डायरेक्ट देखो जो मैंने आपको अभी सिखाया है, आप देखो 36 km/h से 72 km/h पर कंपेयर करवाया जा रहा है। तो अगर मान लो वेलोसिटी u थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s कितना आ जाएगा, u²/2a। तो अगर स्पीड 2u कर दोगे
ट्वाइस कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा 4u² और u की वैल्यू कितनी थी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। अब u² बाई a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, तो 4 टाइम्स कर दो, दैट इज 8 मीटर। दिस विल बी द आंसर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट अंडरगोइंग द इक्वेशंस। आपको आंसर पता है, मतलब इक्वेशन पता है आपको कि अगर वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो 4 टाइम्स हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो पहले 2 था तो 4 गुना मतलब हो गया उसका, दैट इज 8। क्लियर 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 क्लियर, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के वजह से नीचे गिर रहा है या कहीं पर भी ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे दैट इज इन फ्री फॉल कंडीशन। तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज g, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इस g की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देखें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर फुट पर सेकेंड स्क्वायर में देखें तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। बट फॉर कैलकुलेशन हम लोग इस g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, पर्पस। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इसकी वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग यही यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका एक्सेलरेशन g है तो हम बोलेंगे कि ये फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है। ठीक है, और उसके मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो वही सारे पैरामीटर्स मेरे को स्टडी करने हैं, बट मोशन अंडर ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन फिक्स है, आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया जाएगा। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर गिर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन g ही होगा। अगर मैं ऊपर भी फेंकूँ इसे तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही g होगा। अगर इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि आपने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी थी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रिटार्डेशन होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी जाके वेलोसिटी जीरो करके स्टॉप हो जाएगा वो। क्लियर है? तो हम फटाफट से निकालते हैं कुछ केसेस, पर्टिकुलर केसेस को पढ़ लेते हैं, आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम होती है मोशन अंडर ग्रेविटी से, बट मैं आपको बता दूं मोशन अंडर ग्रेविटी वही है जो अभी तक हम बातें कर रहे थे। बस एक्सेलरेशन हर क्वेश्चन में अलग दे सकते थे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन भी फिक्स हो गया, मतलब ये और आसान हो गया। डायरेक्शन भी फिक्स, मैग्नीट्यूड भी फिक्स, नीचे की तरफ जी लगेगा साहब, एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर किसी हाइट से हमने एक बॉडी को फेंक दिया विद इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u अगर 0 है और लेट से मैंने इसको h हाइट से थ्रो कर दिया और नीचे हमारे पास यहाँ पे था ग्राउंड, लेट से, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चल देगा और यहाँ पे जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v होगी नीचे की तरफ, और v कितनी होगी ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने में ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर जब भी मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करूंगा, तो मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। आप देखिए साइंस को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मैं 1D के बारे में बात कर रहा हूँ, 1D है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा, ये फिक्स कर लो आप, आपके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं ऐसे क्वाड्रेंट से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ये नेगेटिव साइन, मतलब कि अगर ये साइड मेरी पॉजिटिव है तो ये साइड मेरी नेगेटिव है, और ये साइड अगर पॉजिटिव है तो ये साइड नेगेटिव है, तो ये ठीक है। ये साइड अगर, मतलब आप देख पा रहे हो कि ये इधर पॉजिटिव ले लिया तो इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है, इधर पॉजिटिव ले लिया तो इधर नेगेटिव हो गया, काम खत्म। बहुत बढ़िया। ओहो, अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसको फिक्स कर लो, जीवन आसान हो जाएगा। और मैं बताऊँ एक्सिस भी आप नाम दे दो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इससे आपको प्रोजेक्टाइल समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 2D मोशन को हम थोड़ा इजीली कर लेंगे अगर ये साइन कन्वेंशन आप समझ लें तो। एक्स के लिए आप
प्लस और माइनस को फिक्स कर लीजिए कि मैं साहब इसी डायरेक्शन में को प्लस लूंगा चाहे कुछ हो जाए, वाई के लिए भी आप ऊपर ही पॉजिटिव आए, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के साथ चेंज कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, समझदारी के साथ सॉल्व करोगे आंसर हमेशा सही आएगा। बट क्यों करना है, आप एक अपना फंडा बना लो, हमें तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इसका ऐसा है नहीं पूरी एग्जाम में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले, 2-3 क्वेश्चन आने वाले मैक्सिमम वो भी गलत ना हो जाए। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आप फिक्स कर लीजिए, वाई डायरेक्शन वर्टिकल में पॉजिटिव लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए ये ऊपर की तरफ मैंने ऊपर की तरफ ले लिया पॉजिटिव। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है, स्टेप फॉलो कर रहा हूँ 1D के में, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, चूज वन डायरेक्शन में पॉजिटिव, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मार्क कर दीजिए। अब आप देखिए गिवन डेटा को लिख लीजिए, u 0 है, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g के बराबर नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h के बराबर, इनिशियल और फाइनल के बीच में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो -h हो गया। ओके अब देखिए एक सेकंड, हाँ अब ठीक। तो अब मैं लगा देता हूँ इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसी इक्वेशन को लगाया। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर निकालनी है, u 0 है, 2 एक्सेलरेशन है -g और ये है -h, तो वेलोसिटी आ गई √2gh, जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी होगी √2gh। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है, ध्यान रखना है आपको। कोई भी चीज़ अगर h हाइट से छोड़ोगे तो h हाइट नीचे आने के बाद h डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद g से उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। ओके टाइम कितना लगेगा ये निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट -h, u 0 था इसका, एक्सेलरेशन -g इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया √2h/g। √2h/g, दिस इज द टाइम। क्लियर है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक पर्टिकुलर केस हमने सॉल्व किया है, देखो क्वेश्चंस देखते हैं। A body is dropped from height 80 meter. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then find out the velocity when the body reaches the ground. ये time taken by the body to reach on ground. ट्राई कीजिए, अभी फॉर्मूला निकाला है हमने। ओके सॉल्व कर लिया होगा आपने। जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज √2gh, तो √2g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ और h की वैल्यू हमें दे रखी है 80 मीटर्स। काम खत्म, ये हो जाएगा 1600, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम टेकन √2h/g, तो √2 इंटू 80/10 that is √16, that is 4 seconds. This will be the answer. पक्का पक्का सच्चा सच्चा समझ में आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। क्लियर है, कोई भी दर्द गिला शिकवा आपको किसी भी स्टेप में हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर देख लो एक बार, खुद समझने की कोशिश करो। वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया मैंने, √2h/g और √2gh, वेलोसिटी का और टाइम का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे आपके। ओके यहाँ पर देखिए, मैन ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अनदर मैन स्टैंड एट अ 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, विद व्हाट कांस्टेंट स्पीड ही नीड्स टू रन एज टू कैच द बॉल। ट्राई कीजिए। हाँ बच्चे चलिए इसको देख लीजिए, सिंपल।
अ मैन ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम 100 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो h हो गया 100 मीटर, कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में? अंडर रूट 2h/g, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100/10, 0 से 1 0 चला गया, अंडर रूट 20, दैट इज 2√5 सेकेंड्स। रूट 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि अनदर मैन स्टैंडिंग एट अ 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विद वॉट कॉन्स्टेंट स्पीड ही नीड्स टू रन सो एज टू कैच द बॉल। ओके, 5 मीटर कवर करना है इसको इतने टाइम में, दैट मीन्स स्पीड शुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 5/2√5, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर बॉडी को अपवर्ड्स वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा हो तो कैसे करेंगे, देखिए। ऊपर जाएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या होगा, ये स्पीड अप हो रही होगी या स्पीड डाउन हो रही होगी? ऑब्वियसली स्पीड डाउन हो रहा होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे तो स्लो डाउन हो रहा होगा मोशन। तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होकर कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो वापस से नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा दूर बनाया ताकि डिफरेंट लाइन हम शो कर सकें। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो हो सकती है विदाउट एक्सेलरेशन जीरो? बिल्कुल हो सकती है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये वापस आएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से आ रहेगा। तो आपने u से फेंका, v से आया, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g ही रहा। तो जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त ये स्लो डाउन हो रहा होगा। क्यों स्लो डाउन हो रहा होगा? क्योंकि वेलोसिटी आपने इनिशियल ऊपर की तरफ दी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, स्लो डाउन हो गई, कहीं वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हुई, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली नीचे है, तो वहां से वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होना शुरू होगी और अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन होगा, तो स्पीड अप होते नीचे पहुंचेगा। तो लेट से मैंने नीचे मान ली स्पीड v रहेगी। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ बातें निकालते हैं। लेट से यहाँ पर ये t=0 पर हमने थ्रो किया था, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टाइम क्या रहेगा और नीचे आते आते टाइम क्या रहेगा, ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करें। रेडी 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 रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ओके, सबसे पहले कितना हाइट तक ये जाएगा? लेट से h हाइट तक जा रहा है, ये h हाइट निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, ये पेंसिल को क्या हो गया, v² - u² = 2as। आप ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल u², 2 एक्सेलरेशन माइनस g इंटू h, तो h की वैल्यू आ गई u²/2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन। जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है एक ऑब्जेक्ट, वो आ गया u²/2g। याद रखना है, प्रोजेक्टाइल में भी थोड़ा सेम टाइप का फॉर्मूला आने वाला है इसका आगे जाके, बट इसको आप अभी याद रखेंगे 1D में है ये। ओके, अगेन टाइम कितना लगेगा ऊपर तक जाने में? टाइम निकालते हैं। तो v = u+at लगा दूं क्या? v कितना है? फाइनली जीरो, इनिशियली u, एक्सेलरेशन माइनस जी टी, u आ गया g, t आ गया u/g। तो यहाँ पे अगर मैंने टाइम को जीरो बोल रखा था तो हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम हो जाएगा t = u/g, और वापस से जब वो नीचे आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? तो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, सेम टाइम में आएगा, दैट इज अगेन u/g। तो टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया u/g, नीचे आया u/g, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u/g, और इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया था? u²/2g। एक और पॉइंट, जो ये वेलोसिटी रहेगी वो अगेन मैग्नीट्यूड वाइज वही होगी जिससे आपने थ्रो किया था। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम स्पीड होती है या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका,
तो किसी भी पॉइंट पर आप देखो, चाहो तो इसी को इनिशियल मान लो, इसी को फाइनल मान लो, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। लेट्स से मैं वी मान लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से ये तो चला गया, तो v इज इक्वल्स टू यू आ गया, मॉड में मैं बोल सकता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी कि इनफैक्ट आप देखो यहाँ पर ये कब कब ऐसा होगा, ये तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तब हमेशा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी। क्या बोलते हो, सही बात। v और u बराबर होंगे जब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट A और इसी पॉइंट B पर अगर बात करेंगे, ऊपर की तरफ वेलोसिटी अगर v1 है तो नीचे की तरफ यहाँ पर v1 होगी। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पर बात कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ v2 है, तो इसी पॉइंट पे जब नीचे की तरफ ये जा रहा होगा तो v2 से ही जा रहा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, उसी पॉइंट पे इनिशियल उसी पॉइंट पे फाइनल मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कीजिए बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, रिमेन्स इन एयर फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के लिए वो हवा में रहती है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। ट्राई कीजिए। सॉल्व कर रहा हूं मैं। रिमेन्स इन एयर फॉर 8 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2u/g हमारे पास आया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो 2u/g को हम ले सकते हैं 8, तो यहाँ से u आ जाएगा 8g/2, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज 40 का स्क्वायर अपॉन 20, दैट इज 1600 अपॉन 20, 80 मीटर्स। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है बच्चे, देखो जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लास्ट टाइम चल रहा है बच्चे आप लोगों के लिए, तो आप एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, आपका ये चैप्टर फिनिश है। मान लो आपका इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया नीट में और आपने अभी ध्यान से सुन लिया, आपके तो नंबर पक्के ना। ठीक है, कब कौन सी चीज़ एग्जाम में आ जाएगी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें हमेशा हर चीज़ ध्यान से सुननी चाहिए। ओके, ग्राफ्स पे बात करेंगे हम लोग। ग्राफ्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप देखो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो क्या होगा, तो व्हेन पार्टिकल्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मैं बोल सकता हूँ कि v कांस्टेंट, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर रहा होगा। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्या शो कर रहा है, हमें ध्यान से देखेंगे क्या शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा अगर वो कांस्टेंट है तो वो हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो स्लोप क्या होता है, अगेन मैं कुछ बच्चों को बता देता हूँ जिनको डाउट हो सकता है। दिस इज एंगल थीटा, tan थीटा को बोला जाता है स्लोप।
अब यहाँ पर जो टेन थीटा है वही टेन थीटा यहाँ पर है, वही टेन थीटा यहाँ पर है, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्लोप चेंज नहीं हो रहा। जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर होगा, वही थीटा यहाँ पर होगा। एक्स एक्सिस के साथ हम लोग जो थीटा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। तो टेन थीटा में थीटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप कांस्टेंट है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो काम खत्म हमारा। यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हर टाइम चाहे बढ़ते रहे बट वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मैंने अभी बात करी थी आपसे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स काम खत्म, एक्सेलरेशन 0। दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी हो गई स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन हो गया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे को एरिया अंडर द कर्व बताता है। एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो अगर मैं v को लिखूं dx/dt और इसको dx को क्या मैं लिख सकता हूं v dt, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो आप ये देखो, ये जो है एरिया अंडर vt ग्राफ है, इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है dx का इंटीग्रेशन x, तो ये डिस्प्लेसमेंट। मैंने बस आपको बताया है, दिल पे मत लीजिएगा इंटीग्रेशन को, बस आप ये समझ लीजिए कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का और आपको वेलोसिटी में जाना है तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, ये ds/dt, ये dv/dt। बट अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे इंटीग्रेशन करना है, a dt का, ये आ जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो फिर v dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो ये जो इंटीग्रल v dt है ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, आसान है, बहुत आसान है। देखो समझो, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वेलोसिटी कैसे आती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन कैसे आता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको पता है कि स्लोप हमारे पास यहाँ पे है dx/dt। ठीक है, यहाँ पर आप देखो स्लोप 0 आ रहा है क्योंकि एंगल 0 है, पैरेलल लाइंस का एंगल 0 रहता है, तो स्लोप 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 आ रहा था। एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके ऊपर हम कुछ बातें और करेंगे। सबसे पहले देखो ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या किस किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ आप समझिए, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप पहले ग्राफ से क्या समझते हैं, आप इसको बताइए, क्या समझते हैं इससे समझते हैं आप कि टाइम तो चेंज हो रहा है बट एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और टाइम चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रेस्ट पर है। सही बात है कि नहीं। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले के लिए स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट आ गया तो सेकंड वाला जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। थर्ड देखिए, थर्ड में आप देखोगे स्लोप पहले तो ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब ये रिटार्डिंग मोशन है। समझ रहे हो, रिटार्डिंग मोशन है। मतलब स्लो डाउन हो रहा है वो। फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ आप देखो पहले स्लोप कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। मतलब स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। तो अब स्लोप बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, वो स्टीप होता जा रहा है, चढ़ाई बढ़ रही है, चढ़ाई बढ़ रही है तो फिर
वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन है वो। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी बना दी है बच्चे, आप इसको समझ गए तो काम खत्म। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आप देखिए ये है, ये आप देखोगे नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वेलोसिटी आ गई, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको स्लोप निकालना आना चाहिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास देख रखी होगी जहां पे आपको स्लोप निकालना सिखा रखा है बच्चे। स्लोप हम जब भी देखते हैं किसी भी पॉइंट पे तो वहाँ पे टेंजेंट डालते हैं और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्लोप कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने थर्ड को रिटार्डिंग रखा, और फोर्थ में आप देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेटेड मोशन रख दिया उसको। कोई प्रॉब्लम? इसको आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास नीचे की तरफ कर्व होगा एक्स टी ग्राफ में, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव होगा पैराबोला का, तो ये हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, एक्स टी ग्राफ का। सिंपल सी बातें हैं ये, देख लो क्या क्या बातें हुई हैं इस पेज पे, जो आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं आप। फर्स्ट, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, रेस्ट पर है। सेकंड, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। थर्ड, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स स्लो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स रिटार्डिंग मोशन है। फोर्थ, स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन है। फिफ्थ, अगेन नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्लोप नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है, और स्लोप कांस्टेंट है इसलिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो बात मैंने आपको बताई इसको देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, जब नीचे की तरफ मूव है तो मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या करना होगा, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी, इसका कुछ नहीं होगा, बस ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रात को 2 बजे भी कोई आपसे पूछ ले, आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बालक? ओके, यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर चीज़ें हम देखें ध्यान से तो क्या होगा। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, फर्स्ट वाला क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से हम क्या समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन 0। सेकंड आप देखो कांस्टेंट स्लोप है, दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और सेकंड वाले का और फिफ्थ वाले का दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। बस सेकंड वाले का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, और फिफ्थ वाले का ऑब्ट्यूज एंगल आएगा इसलिए टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में बात करें तो आप देखो स्लोप कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फोर्थ वाले में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और फिफ्थ वाले में नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी बातें हम इस ग्राफ से देख पा रहे हैं। आपको कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। मैं थर्ड और फोर्थ बताता हूँ जिसमें बच्चे को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। आप देखो फर्स्ट वाला वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है। सेकंड वाला वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, बट स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे ही फिफ्थ वाले का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। थर्ड और फोर्थ देखिए, थर्ड में स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा तो स्लोप आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे और कम हो गया, आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगा, तो स्लोप कम हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कम हो रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आप देखोगे स्लोप बढ़ रहा है, पहले कम था
फिर और बढ़ा, 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 तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, फिफ्थ को देखा तो नेगेटिव, वो बता ही चुका हूँ मैं। सिंपल, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। देखो, इसका स्लोप dA/dt हमें कुछ भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा जो हमारे लिए काइनेमेटिक्स में रेलेवेंट हो। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ से, अगर AT ग्राफ हमें दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो अगर इस तरह ग्राफ है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट मींस इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी वैलिड है। v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास वैलिड हैं अगर इस तरह का ग्राफ है हमारे पास। ये है कांस्टेंट, सॉरी, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ गए। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग ग्राफ के, फटाफट से सॉल्व कीजिए आप। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सटी ग्राफ इज गिवन बाय दिस। फाइंड फॉर गिवन ग्राफ विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्राई करेंगे बच्चे। देखिए, स्टेटमेंट बताना है ट्रू और फॉल्स। ग्राफ को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। एक्सटी ग्राफ है, टाइम चेंज होने के साथ साथ क्या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है। दैट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट? नो, फॉल्स। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? जहां पे भी आपको इस जीवन में स्टार्ट दिया जाए, मतलब वो t इक्वल्स टू 0 की बात चल रही है। t इक्वल्स टू 0 पे क्या पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो t की वैल्यू 0 पुट करके देखो, हाँ पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, x बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो दिस इज ट्रू। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब xt ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी? xt ग्राफ में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? स्लोप। बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चे। तो थीटा कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दिस इज ट्रू। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, tan थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी ट्रू। ठीक है, 0 से 90 तक एक्यूट एंगल tan 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव ही रहता है। एक्सेलरेशन इज 0। ओके, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, फोर्थ पार्ट में हमने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा ना? क्या बोलते हो बच्चे? सिंपल है, कोई भी पार्ट जो समझ में नहीं आया होगा आपको, एक बार रुक के सोच लीजिए। सारी चीज़ें ग्राफ में दिख रही हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। फॉर ए गिवन एक्स टी फाइंड आउट एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी कैसे देखते हैं? दिस इज द लास्ट पार्ट बच्चे जो हमें ग्राफ में देखना है, समझना है, फटाफट से देख लीजिए आप, बहुत आसान सा पार्ट है। फॉर अ गिवन एक्स टी ग्राफ फाइंड आउट एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ एक्स टी गिव्स वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में बात चल रही है, तो आप यहाँ पर स्लोप डालोगे पॉजिटिव, तो ए पर पॉजिटिव है। ई पर स्लोप डालोगे तो पॉजिटिव, ई पर भी पॉजिटिव है। बी पर स्लोप डाला तो 0, सी पर स्लोप डाला तो नेगेटिव, डी पर डाला तो 0। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, कौन से पे नेगेटिव रहेगी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट में डाउट? पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, ये 0 स्लोप। इसमें देखिए आप,
Figure shows the velocity time graph of a moving particle. Calculate the distance and displacement. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? स्टार्टिंग से याद करो, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ता है। आप एक कदम आगे गए और वापस एक कदम पीछे आ गए तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 फुट 2 फुट, 2 फुट चल दिया, 2 फुट डिस्टेंस आपका है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट +1 फुट -1 फुट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहां पर देखो सीन वही चल रहा है। सबसे पहले एरिया अंडर 80 कर्व गिव्स अस अ डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो यहां पर देखो दिस एरिया, अगर 5 सेकंड तक का मैं एरिया निकालूं तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा एरिया, दिस इज 10 वैल्यू एंड दिस इज 5, तो रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो 5 × 10 कर दिया तो +50 मीटर्स आ गया। अब यहाँ पर देखोगे दिस इज -10 एंड दिस इज 5, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया -50 मीटर्स। तो टोटल 10 सेकंड्स में बात की जाए, टोटल 10 सेकंड्स में, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दूं मैं, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया +50 -50, दैट मीन्स 0 मीटर्स। बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये हो जाएगा 50 + 50, दैट इज 100 मीटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो एक बार, कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए, कहीं पर भी कोई भी दर्द गिला शिकवा हो तो पूछिएगा जरूर। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे 1D के अंदर होते हैं, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है 1D के अंदर। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, बस v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय, साइनिंग ऑफ।